नमस्कार दोस्तों। आज जो है एनजीओ का अकाउंट कैसे बनता है उसके बारे में हम समझेंगे। एनजीओ का अकाउंट आपको जो है 3 पार्ट में बनता है। एक आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट बनेगा, दूसरा आपका इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, तीसरा आपका जो है बैलेंस शीट बनेगा। अब हम जानेंगे कि एनजीओ किसको बोलते हैं। देखिए, वैसा कोई संस्था जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी जिसका मेन मोटो जो है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, उसका मेन मोटो होता है कि समाज में कितना ज्यादा से ज्यादा हम जो है बेनिफिट पहुंचा सके। लेकिन जनरल जो बिजनेसमैन है उनका मेन मकसद होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। अगर मान लीजिए कि जनरल बिजनेसमैन अगर उसका मोनोपोली है तो वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज को कुछ भी फिक्स कर सकता है, लेकिन अगर वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में है तो उसको जो है मार्केट के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट परसेंटेज जो है सेट करना होता है। सपोज करिए कि 2 ब्रांडेड कंपनी का प्रोडक्ट है। एक कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर 30% जो है प्रॉफिट रखी है, एक कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट के ऊपर 5% ही प्रॉफिट रखी है। लेकिन दोनों का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी दोनों का कॉस्ट जो है सेम है, लेकिन एक कंपनी अपने कॉस्ट के ऊपर 30% प्रॉफिट रख के मार्केट में बेच रही है, दूसरी कंपनी जो है अपने कॉस्ट के ऊपर सिर्फ 5% ही प्रॉफिट रख के बेच रही है। अब बताइए कि ज्यादा जो है किसका सेल होगा। अगर दोनों कंपनी ब्रांडेड है, दोनों कंपनी के ऊपर कस्टमर का विश्वास है कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा होगा। जब सेम क्वालिटी का प्रोडक्ट अगर हमको सेम रेट में यानी कम रेट में मिले और दोनों जो है ब्रांडेड कंपनी है तो जनरली आदमी जो है वही प्रोडक्ट लेगा जो ब्रांडेड भी है और उसका रेट भी आपको कम है। तो यानी जो कंपनी आपको 30% प्रॉफिट रखी है, सपोज करिए कि उस कंपनी का सेल आपका जो है पूरे साल में 50 लाख रुपया है। 50 लाख के ऊपर अगर 30% प्रॉफिट कमा रही है तो उसका पूरे साल का सेल कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ? पूरे साल का प्रॉफिट हुआ आपको 15 लाख रुपया। और एक कंपनी जो 5% प्रॉफिट कमा रही है लेकिन उसका सेल जो है उस साल आपको 5 करोड़ रुपया है। अगर हम 5 करोड़ के ऊपर 5% निकाले तो इसका प्रॉफिट आ जा रहा है 25 लाख रुपया। अब बताइए कि दोनों कंपनी में समझदार कौन है? दोनों कंपनी में देखिए इसका प्रॉफिट आपको 15 लाख रुपया ही है, यानी पूरे साल ये काम किया मात्र 15 लाख रुपया कमाया, लेकिन वो कंपनी पूरे साल काम किया 25 लाख रुपया कमाया, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज उसका कम है और इसका प्रॉफिट परसेंटेज इसका ज्यादा है। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपको रेट जो है मार्केट के हिसाब से ही रखना होता है ताकि मेरा प्रोडक्ट का डिमांड जो है कम ना हो सके। लेकिन अदर बिजनेस के कंडीशन में क्या होता है कि उन लोग का मेन मोटो होता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है कमाया जा सके। अगर उनके हाथ में होगा, अगर उनको लगता है कि अगर हम ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे तो मेरा जो है मार्केट शेयर में किसी तरह का कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा, यानी मेरा सेल आज जितना है उससे कुछ ना कुछ बढ़ के ही आएगा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट का कंपटीटर जो है मार्केट में कोई नहीं है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है चार्ज कर सकता है। लेकिन जो आपका एनजीओ होता है
एनजीओ का मेन मोटो जो है प्रॉफिट कमाने का होता ही नहीं है। एनजीओ का मेन मोटो होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समाज को बेनिफिट पहुंचा सके। जैसे आपका स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, कोई स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है। तो इन लोग का अगर इस तरह का कोई एक्टिविटी कर रहा है तो उसका मेन मोटो यही होता है कि अगर हम स्कूल खोले हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इंडिया का एजुकेशन के रेट में हम बढ़ोतरी करें, ताकि कोई भी गरीब से गरीब आदमी मेरे एजुकेशन को जो है अफोर्ड कर सके। लेकिन ये सिर्फ कहने में ही है, लेकिन आज के डेट में एजुकेशन सबसे बड़ा माफिया हो गया है। आज के डेट में एजुकेशन जो है गरीब लोगों के लिए ये कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि गरीब के पास ना जमीन है ना उसके पास पैसा है। भले उसके बच्चे के अंदर क्वालिटी है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो उस तरह का प्लेटफॉर्म आपको जो है नहीं मिल सकता है। लेकिन गवर्नमेंट जो है बोल रही है कि अगर कोई एजुकेशन का काम करना चाह रहा है तो उसको हम मानेंगे कि ये समाज सुधार का काम कर रहा है। अरे भाई, ये कैसा समाज सुधार का काम कर रहा है? यानी जो गरीब का बच्चा जो है पढ़ाई से वंचित हो जाता है, यानी जिसके पास मान लीजिए कि किसी के पास जमीन है तो जमीन बेच के भले वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन वैसा गरीब जिसके पास जमीन नहीं है, ना उसका उस तरह कोई इनकम का स्रोत है, लेकिन उसके बच्चे में टैलेंट होने के बावजूद भी उसका बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। लास्ट में जाके वो कोई ठेला पे जो है फुचका बेचेगा, नहीं तो आपको जो है छाल चोटा यानी घुगनी उगनी बेचेगा। यानी इंडिया में इस तरह का है कि टैलेंट को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है नहीं मिलता है। टैलेंट को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी के अभाव में आदमी जो है, मान लीजिए कि जो बहुत ही निचले तबके का है, जिसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है, उसके बच्चे के अंदर टैलेंट होने के बावजूद भी वो, देखिए बच्चे का एक मेंटलिटी होता है। बच्चे का मान लीजिए कि अगर वो 18 से बिलो है, अगर उसके सामने ये लगता है कि मेरे चलते मेरे घर वाले जो है सफ़र कर रहे हैं मेरे को पढ़ाने के लिए, तो उसका माइंड जो है वहीं से डाइवर्ट हो जाएगा। वो सबसे पहले ये सोचेगा कि मैं ऐसा करूं कि अपने घर वाले को जो है कुछ हद तक सपोर्ट कर सकूं, क्योंकि पढ़ाई तो मेरे लिए सेकेंडरी है। अगर कोई घर में जो है भूखा जो है मर रहा है, तो एक 18 साल से नीचे का बच्चा, चाहे आपको 20-22 साल का नीचे का बच्चा, अगर ये सोचे कि हम पढ़ने में बहुत तेज हैं, हमको अपने पढ़ाई पे ही फोकस करना है, भले कोई घर में कोई आदमी मर रहा हो, तो ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए पढ़ाई उस समय इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। वो सबसे पहले अपने जो है परिवार को देखेगा। उस परिवार को चलाने के, उसको संभालने के लिए अगर उसको जो है कहीं पे मेहनत मजदूरी भी करना पड़े तो वो मेहनत मजदूरी करेगा। लेकिन इसमें भी है कि 100% में जो है 1-2% बच्चा जो है मान लीजिए कि निकल जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है रिसोर्सेस के अभाव में जो है वो वंचित रह जाते हैं। टैलेंट जो है, टैलेंट उस हद तक उभर नहीं पाता है जिस हद तक उभरना चाहिए। तो एनजीओ का मेन काम होता है कि समाज में ऐसा कुछ करे ताकि समाज का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके। हम ऐसा काम करें
कि जो भी गरीब बच्चे हैं उसको हम जो है फ्री शिक्षा दें, कि आप जो है मेरे यहाँ पढ़िए, आपको सारा एजुकेशन देंगे, सारा आपका जो भी खर्चा है हम उठाएंगे, लेकिन आप जो है शिक्षित बनिए। तो एनजीओ का डिफिनीशन के मुताबिक मतलब ये है कि आप समाज सुधार का काम करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सारे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है वो समाज सुधार का कोई काम नहीं कर रहा है। आज के डेट में देखिएगा तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यानी सबसे ज़्यादा वेल्थ बनाने वाला कोई बिजनेस है तो वो आपका एजुकेशन का ही है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा लूटमार है। उसके बाद आपका हेल्थ, गवर्नमेंट नियम बनाई है कि अगर आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, चाहे कोई हेल्थ इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, तो आप उसका एनजीओ में रजिस्टर कर सकते हैं। आप उसका एनजीओ में रजिस्टर करिए। यानी गवर्नमेंट चाह रही है कि हम आपके प्रॉफिट से जो टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन आप जो है हेल्थ चाहे ट्रीटमेंट जो है इस तरह से दीजिए ताकि एक गरीब से गरीब परिवार भी आपका ट्रीटमेंट ले सके, क्योंकि जो आदमी है उसको कभी ना कभी ट्रीटमेंट की जरूरत होगी ही होगी। लेकिन ये भी एक हेल्थ सेक्टर भी यानी हॉस्पिटल लाइन भी जो है एक बहुत बड़ा जो है गरीब लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है सरदर्द है। एक गरीब आदमी को जो है जो उसका राइट है कि उसको जो है हेल्थ की सुविधा जो है प्रॉपर मिले, लेकिन गरीब आदमी जो है आज के डेट में जो है उसको हेल्थ की भी सुविधा प्रॉपर नहीं मिलती है। आज उसको जो है हेल्थ के लिए अगर उसके पास कुछ भी बचा है वो सारा बचा पूंजी उसका निकल जाता है, और ये भी गारंटी नहीं है कि जिस आदमी का वो ट्रीटमेंट कर रहा है वो आदमी जो है जीवित भी रहे कि न रहे। तो देखिए हमारे समाज में जो है गरीब के लिए जो है सरकार उस तरह से कुछ नहीं की है कि एक गरीब कम से कम आगे बढ़ सके। मान लीजिए कि जो अगर आगे बढ़ने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है उसको आप भले पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन एक आप बच्चे में कैसे जान सकते हैं कि इसमें आगे बढ़ने का इंटरेस्ट है कि नहीं है? आपको ऐसा करना होगा कि उसको खाली जो है 2 पॉइंट पे ही फोकस करना है। एक उसको आगे बढ़ना है कि आज जो उसको जो है मान लीजिए कि कोई लफुआ है, इधर घूम रहा है उधर घूम रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, तो अगर कोई उस नेचर का है तो आप उसको सुधार नहीं सकते हैं। लेकिन जो मजबूरी में जो है जो उसका लक्ष्य था कि हम अपने जीवन में कुछ करेंगे, लेकिन मजबूरी के कारण वो जीवन में अपना कुछ नहीं कर पा रहा है, तो गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज के अभाव में जो मेरा टैलेंट जो है जिसको हम इनकेस नहीं कर पा रहे हैं उसको कम से कम प्रिजर्व रखे, ताकि आने वाला दिन में उसका बेनिफिट हम जो है ले सके। तो देखिए एनजीओ मेनली होता है कि आप कोई समाज सुधार का काम करना चाह रहे हैं। अगर आप जो है बिजनेस को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, एनजीओ जनरली आपका होता है प्रोमोटिंग ऑफ कॉमर्स, चाहे आर्ट्स का बढ़ावा कर रहे हैं, चाहे आप जो है एजुकेशन का बढ़ावा कर रहे हैं, चाहे आप रिलीजन का जो है बढ़ावा कर रहे हैं, चाहे आप जो है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए। आज के डेट में इतना आपका इन्वायरमेंट जो है पोल्यूटेड हो रहा है, यानी पेड़ पौधे कट रहे हैं,
जगह जगह पे आपको फैक्ट्री लग रही है, फैक्ट्री से आपको दूषित हवा निकल रही है, उससे आपका क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है। अगर आप ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए, क्योंकि इंडस्ट्री जब तक नहीं रहेगा तब तक आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा नहीं, तो आपको इस तरह से अल्टरनेटिव निकालना होगा कि मेरा इंडस्ट्री भी बढ़े और मेरा इन्वायरमेंट जो है दूषित भी ना होके। उसके लिए अगर आप कोई इनिशिएटिव लिए हैं तो वो भी आपका एनजीओ का ही पार्ट है। यानी एनजीओ में आप जो है समाज के लोगों के भलाई के लिए अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपका मेन मोटो ये नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं, आपका मेन मोटो ये है कि ऐसे कुछ लोगों का समूह बनाए जो सक्षम है, जो चाह रहे हैं कि हम समाज के लिए कुछ करें, जिनके पास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी है, तो वैसे लोगों का समूह बनाए, वैसे लोगों से ही फंड लें, उसी फंड से ऐसा कोई काम किया जाए ताकि समाज बोले कि ये संस्था जो है हमारे लिए सोचती है, हमारे लिए काम करती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं एनजीओ। देखिए एनजीओ में आज हम जो डिस्कस करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट के अकाउंट में। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है जस्ट लाइक आपका कैश बुक। आपको देखना होगा कि मेरे एनजीओ में कितना इनकमिंग हुआ है। अब इनकमिंग में चाहे इस साल का इनकमिंग हो, चाहे पिछले साल का इनकमिंग, चाहे उससे पिछले साल का, यानी उसके पिछले पिछले में अगर कोई ड्यू पैसा है और इस साल आपको रिसीव हो रहा है तो वो आपका रिसिप्ट में आएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डेबिट। और क्रेडिट साइड में होता है पेमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट मीन्स हमेशा आपको ध्यान देना होगा एज पर कैश पॉइंट ऑफ व्यू, यानी उस एनजीओ में कैश आया कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जिससे एनजीओ का बैंक बैलेंस बढ़ा, तो उसमें कैश बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो यानी कैश बढ़े चाहे बैंक बढ़े, तो आपको जो है हमेशा जो है कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि एनजीओ में कितना कैश या बैंक बैलेंस मेरा बढ़ा। ये नहीं देखना है कि ये जो पैसा आया, चाहे बैंक में कोई चेक हमको दिया, चाहे बैंक बैलेंस मेरा बढ़ गया, कोई डायरेक्टली मेरे बैंक में जमा कर दिया, हम आपको बता रहे हैं कैश मीन्स इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक। अगर आपका कैश का बैलेंस बढ़ रहा है तो आपको ये नहीं देखना है कि ये कैश जो है इसी साल का है कि मेरा पिछले साल का है कि अगले साल का है। अगर इस पीरियड में हमको रिसीव हो गया है तो हम इसी पीरियड में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि इतना मेरे पास कैश आया। अब जो है पेमेंट साइड में, अब उस कैश में से कितना मेरा पेमेंट हुआ, रेंट में कितना पेमेंट हुआ, कितना मेरा सैलरी में हुआ, कितना मेरा एडवर्टीजमेंट में हुआ, कितना मेरा कमीशन में हुआ, कितना मेरा टैक्सेस में हुआ, जो भी, यानी जिससे आपका कैश आउटफ्लो हो रहा है, तो पेमेंट में सिर्फ वही जाएगा जो आपका कैश आउटफ्लो है। रिसिप्ट में क्या जाएगा, जिससे आपका कैश इनकमिंग हो रहा है। इनकमिंग चाहे इस साल का हो, चाहे बहुत पहले का ड्यू था जो हमको इस साल मिला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इस साल मेरा कैश का बैलेंस जो है बढ़ा, वो भले किसी साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ले पेमेंट में भी सेम, अगर आप पेमेंट जो है किसी साल का कर रहे हैं, चाहे पिछले साल का कर रहे हैं, चाहे अगले साल का कर रहे हैं, अगर आप जिस पीरियड का रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड में अगर कैश पेमेंट किए हैं तो वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जाएगा। ये आपका मतलब नहीं है कि आपने किस पीरियड का पेमेंट किया है। तो इसमें बहुत सारा जो है ऐसा क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन आएगा कि इस साल का रेंट है
1,20,000 रुपया, जिसमें से 4 महीने का रेंट इस साल पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले साल का 3 महीने का रेंट का पेमेंट था जो इस साल पेमेंट हुआ है। तो अगर ये साल पूरा 12 महीने का है, 12 महीने में लिखा हुआ है कि 4 महीने का हमने पेमेंट नहीं किया, मतलब हुआ कि 8 महीने का इस साल का रेंट हमने पेमेंट किया, प्लस ये लिखा हुआ है कि पिछले साल का जो 3 महीने का रेंट था वो पेमेंट इसी साल हुआ है। तो यानी 8, 3 प्लस 11 महीने का पेमेंट जो भी होगा इस साल मेरा पेमेंट हुआ है। 1 महीने यानी 4 महीने का रेंट मेरा आउटस्टैंडिंग है। उसी तरह एनजीओ में क्या होता है कि बहुत सारे आदमी जो है एनजीओ के साथ में जुटे रहते हैं। जो सक्षम होते हैं वो चाहते हैं कि मेरा जो कमाई है उस कमाई में से कुछ समाज सुधार का भी काम किया जाए। तो उन लोग का एक मंथली कंट्रीब्यूशन जो है फिक्स किया जाता है कि देखिए हम लोग जो है आपस में डिसाइड करके इतना मंथली कंट्रीब्यूशन फिक्स कर रहे हैं, हर एक मेंबर को इतना इतना पैसा देना है, जो पैसा आएगा उस पैसे से हम लोग समाज सुधार का काम करेंगे। तो अब उसमें आपका क्या होगा कि क्वेश्चन में आएगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर ये हैं, उसमें से इतना मेंबर ने इस साल का पेमेंट दिया है, उसमें से इतना मेंबर का पिछले साल का पेमेंट था जो इस साल दिए हैं, टोटल नंबर में से इतना मेंबर ने जो है अपना मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है, वो आउटस्टैंडिंग है। तो हमेशा आपको जो है ना थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा आपको तो सोचना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले 1 मिनट 2 मिनट सोच लीजिए कि आप पहले व्यू समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है, चाहे व्यू क्या है। अगर यहाँ पे है कि एज पर कैश, कैश मीन्स कैश प्लस इंक्लूडिंग बैंक बैलेंस, अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन चाहे गांधी जी आपका बढ़े चाहे बैंक का बैलेंस बढ़े तो वो आपका रिसिप्ट अकाउंट में आएगा। ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिससे गांधी जी जाए चाहे आपका बैंक बैलेंस बढ़े तो उससे आपका जो है कैश या बैंक बैलेंस कम होगा। मान लीजिए कि आपने जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने बैंक से जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि बैंक आपको परमिट करती है कि चलिए हम आपके बिहाफ पे इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं। वो जस्ट बैंक आपको एक जो है लिमिट सेंशन की है कि आपके बिहाफ पे हम इतना रुपया खर्चा करेंगे, भले आपके पास उतना पैसा मेरे पास हो चाहे ना हो, लेकिन हम ये आपको जो है इंश्योर कर रहे हैं कि अगर हम आपको सेंशन कर रहे हैं 50 लाख रुपया का बैंक ओवरड्राफ्ट, तो आपका जो खर्चा होगा अगर 50 लाख तक है तो उतना पैसा हम उस फलाना पार्टी को जो है पे कर देंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये आपको ध्यान देना होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन ऐसा है जो मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस को इफेक्ट कर रहा है, कौन सा ऐसा ट्रांजैक्शन है जो मेरे कैश या बैंक बैलेंस को इफेक्ट नहीं कर रहा है, वो मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा। नॉन कैश आइटम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग कैश या बैंक बैलेंस, लास्ट में कितना आपका कैश और बैंक बैलेंस है। तो अगर कोई ऐसा आइटम, चाहे ऐसा कोई ट्रांजैक्शन जिसमें ना कैश जा रहा है, ना गांधी जी जा रहा है, ना आपका बैंक का बैलेंस घट रहा है, ना कोई गांधी जी आ रहा है, ना गांधी जी का बैलेंस बढ़ रहा है, तो वैसे कंडीशन में वो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वही ट्रांजैक्शन जो जाएगा, चाहे गांधी जी इफेक्ट करे चाहे आपको बैंक का बैलेंस इफेक्ट करे। इसी के साथ आज का वीडियो
एंड करता। धन्यवाद।